नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आरक्षण हटाओ आंदोलन की, और इस वक्त सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से ट्रेंड भी कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे बुद्धिजीवी या फिर हम कहें कि राइट विंग के लोग लगातार जो है वो वीडियो बना रहे हैं, और कुछ को लगता है कि जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर जिस तरीके से कोकरोच जनता पार्टी ने किया, अगर वो ऐसा करेंगे तो जल्दी ही आरक्षण हट जाएगा। लेकिन जब इस मुद्दे की हम बात करते हैं, मैंने कल भी इस पे बात की थी, लेकिन कल मैं जो है वो अलग तरीके से बात की थी। आज जो है मैं अलग तरीके से बात कर रहा हूं और बड़े सोच विचार करके इसके ऊपर चर्चा कर रहा हूं। हो सकता है आप मेरी बात से जो है वो असहमत भी हो, लेकिन फैक्ट्स और सच्चाई जो है वो इसके विपरीत है। कारण, क्योंकि जो नीट का मुद्दा था बड़ा सेंसिटिव मुद्दा था। वो समाज के हर वर्ग, हर तबके को जो है वो टारगेट कर रहा था, इसलिए कोई भी उसके खिलाफ खड़ा नहीं हुआ। अब ऐसी स्थिति में अराजकता भी फैली। कौन सी ताकतें इसमें काम कर रही थी पूरे देश को पता है, क्योंकि इसमें सभी नरेंद्र मोदी के जो विरोधी थे वो इसमें शामिल थे, सारे टूल किट काम कर रहे थे। लेकिन जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो आप खुद अपने आप से सवाल पूछकर देखिए कि आपके साथ खड़ा कौन होगा। जो आरक्षण का पहले से लाभ ले रहे हैं, क्या आप उनसे उम्मीद करते हो कि वो आपके साथ खड़े होंगे? नहीं होंगे। जो विदेशी टूल किट या जिस तरीके का एक देश विरोधी टूल किट, क्योंकि अब मैं यहां सरकार विरोधी बात नहीं कर रहा, देश विरोधी जो टूल किट है, क्या वो आपका साथ देगा? बिल्कुल नहीं देगा। और जब बात आती है सरकार की, तो इसमें सरकार भी बटी हुई दिखाई देगी, क्योंकि आरक्षण सीधे तौर पर वोट बैंक से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो ऐसी स्थिति में इस मुद्दे पर मुझे लगता है कि जल्दबाजी करने के बजाय, और ये बहुत जल्दबाजी है, हर कोई जो है वो नेता बनना चाहता है, और सच्चाई तो यही है कि सबको जो है वो नेता बनने का बुखार चढ़ा हुआ है। उनको लगता है कि जंतर मंतर पर जाएंगे, 4 भाषण देंगे, नरेंद्र मोदी को गाली देंगे या उनके फेवर में बात करेंगे, जो भी मर्जी आप समझ सकते हैं, और फिर नेता बन जाएंगे। तो ये मुद्दा वैसा नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत जल्दबाजी में जिस मुद्दे को लेकर, एक बहुत अच्छा जो मुद्दा है, देश हित का जो मुद्दा है, उसका हम जो है वो सर्वनाश कर बैठे हैं पहले ही चरण में। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि अब इसकी जब हम बात करते हैं कि इस मुद्दे पर जो लोग इस वक्त चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं, तो मैंने एक वीडियो देखा अजीत भारती का। उनके काफी विचारों से जो है वो मैं सहमत भी हूं। हालांकि कई बार जो है वो उनकी भाषा शैली ऐसी होती है कि मैं उनसे सहमत बिल्कुल नहीं हूं, जिस तरीके के वो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस मामले में अजीत भारती के जो विचार मैंने सुने वो बिल्कुल जो है वो जायज है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि आरक्षण हटाओ आंदोलन जिसने भी शुरू किया, कल शाम तक जो है वो उसके 5 मिलियन के आसपास फॉलोवर्स हो चुके थे। तो कहीं वो अपने आप को ये ना समझ बैठे कि जैसे कोकरोच जनता पार्टी के मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स हुए और तुरंत जो है वो ऐलान कर दिया गया, तो ऐसी स्थिति में ना पड़े। इसके लिए, क्योंकि हर कोई व्यक्ति जो इससे पीड़ित है या समाज सुधार की बात करता है या शिक्षा में सुधार की बात करता है या फिर देश हित में सोचता है, वो आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है। क्योंकि आरक्षण और आरक्षण का जो नुकसान हुआ है, क्योंकि आज जो है वो हम देखते हैं कि ब्राह्मणों को, जनरल कैटेगरी वालों को गालियां दी जाती है कि दलितों का शोषण किया। लेकिन आप सच्चाई ये देखिए कि जब से ये आरक्षण चला है, चूंकि मैं राजस्थान का हूं, तो राजस्थान में मीणा जाति जितना जो है वो आरक्षण का फायदा उठा रही है। एक एक घर में जो है वो हर सदस्य अफसर है, ऑफिसर रैंक के अधिकारी है, और लगातार उनको आरक्षण मिल रहा है। तो आरक्षण का वो भरपूर लाभ उठा रहे हैं।
अब इसके देश हित में अगर आप देखते हो तो दो नुकसान है। एक, आपका जो टैलेंट है वो दब जाता है, और वो टैलेंट इसलिए दब जाता है क्योंकि जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी का हर डिपार्टमेंट में अगर कोई लड़का जाता है जो 90% अंक लाने वाला लड़का है, और अगर वो ऑफिसर नहीं होके उससे नीचे की रैंक का कोई अधिकारी या नीचे की रैंक में, जैसे मान लिया पुलिस में कांस्टेबल भी है, तो आपके ऊपर अफसर जो बैठा है वो 45% और 40% वाला है, जो आपके सामने गुटखा भी खाएगा और आपके सामने जो है वो जर्दा भी दबाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि आपको वहां पर शोषण का स्तर क्या होगा। तो जरा जो है वो इसका भी हमें अंदाजा लगाना चाहिए। तो बातें कहने के लिए जो है वो बहुत कुछ है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके ऊपर करना क्या चाहिए। तो मेरे सोच विचार में जो चीजें निकल कर आती है वो ये है कि इसके लिए सबसे पहले इसको बहस का मुद्दा बनाएं। जिस प्लेटफॉर्म पे आप लोग बैठे हो उस प्लेटफॉर्म पे इसकी चर्चा करना शुरू करें, लोगों को इनवाइट करें, भले ही वो आरक्षण हटाने के खिलाफ हो, भले ही वो आरक्षण के जो है वो समर्थन में हो। क्योंकि दोनों ही जगह से अगर हम आरक्षण के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति है तो उससे भी अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी, और जो आरक्षण के समर्थन में है उससे भी आपको अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी। दूसरा, एक ऐसी टीम जो है वो इन लोगों को तैयार करनी चाहिए। अब जो भी है XYZ इस आंदोलन से जो जुड़े हुए हैं, चाहे वो अजीत भारती हो या कोई और हो, जिसने भी ये जो है वो प्लेटफॉर्म तैयार किया है, उन लोगों को चाहिए कि इस देश में अलग अलग राज्यों से अलग अलग इंटेलेक्चुअल लोग, जिनकी सोचने समझने की शक्ति जो है वो अच्छी हो, वो फैक्ट्स पे काम करते हो और अच्छा रिसर्च कर सकते हो, ऐसे लोगों की टीम बनाए। इस मुद्दे को लगातार जो है वो बनाए रखे, जिंदा रखने के लिए हर तीसरे से चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन उनके लोगों के साथ में जो है वो जुड़े, अलग अलग जो है वो जगह से फीडबैक ले, उनके विचारों को जो है, जो भी चीजें उनके साथ ग्राउंड पे आती है उसको जनता के सामने रखें। इसमें कतई कोई बुराई नहीं है कि आप बहुत बड़े सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हो तो आपको एक ऐसे व्यक्ति को जो है वो आप फोन नहीं उठाना या जो है वो उससे बात नहीं करना, आपको भी ये जो है वो छोड़ना पड़ेगा जो लोग इसको डील कर रहे हैं। क्योंकि मेरे विचार में, मेरा जो विचार था, कल मैंने जो है वो एक मैसेज भी छोड़ा था लेकिन उसका रिप्लाई नहीं आया। तो आप ऐसे करके, अगर आप ऐसे करोगे तो फिर आप उन लोगों को छोड़ दोगे जो वाकई में जो है वो इसके ऊपर कई दिनों से काम कर रहे होंगे, जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए होंगे, और उनसे बेहतर जो है वो इसको कोई समझ नहीं सकता। क्योंकि जो लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या करवा रहे हैं, वो जानते हैं कि आरक्षण का क्या नुकसान है और क्या फायदा है। और दूसरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्टडी मैंने की, अन्ना हजारे का जो आंदोलन था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, वो कोई एक दिन की उपज नहीं थी। 2004 से लेकर 2010 तक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने दिन रात एक कर दिए थे। मैं हमेशा जो है वो बताता हूं कि किस तरीके से, भले ही उनका मकसद जो है वो गलत रहा होगा, लेकिन उन लोगों ने 6 साल मेहनत की। वो लगातार मुद्दे की तलाश में थे, और दोनों जो है वो प्रशांत भूषण, उनके पिताजी जो शांति भूषण नोएडा में रहते थे, उनसे मिलने के लिए जाते थे। और फिर उनको एक मुद्दा मिलता है जन लोकपाल बिल का। तो इसके लिए आपको ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो या तो इससे पहले कभी जो है वो नीति आयोग से जुड़े हुए हो, या इस आरक्षण के फील्ड में बड़े पदों पर रहे हो लेकिन इसके ऊपर काम करते हो। आपको उसका अनुभव लेना पड़ेगा, आपको डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा। जब आप उन लोगों का साथ, क्योंकि इस वक्त जुडिशरी भी दो पार्ट में बटी हुई है, एक जो देश हित में और दूसरा जो है वो एक तरीके से सरकार के खिलाफ, या लुटियंस मीडिया, या आप जेएनयू की नस्ल कह सकते हो। मैं सबसे अच्छी भाषा जो है वो बता देता हूं, जेएनयू की नस्ल। तो आप जो लेफ्ट लॉबी से आए हुए हैं, लेफ्ट विचारधारा से, आप उन जजेस से जो है वो उसकी उम्मीद नहीं कर सकते। और ये ऐसा मामला है, ये सीधा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा अगर इस पे कुछ होता है तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे ऐसे जो है वो रिटायर्ड जजेज हैं जिनसे आपको संपर्क करना पड़ेगा। उनके साथ आपको कई दौर की बातचीत करनी पड़ सकती है, उनका अनुभव आपको लेना पड़ सकता है। इसके अलावा
जो बड़े पदों पे जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ब्यूरोक्रेसी में या और भी तरीके के, या फिर जो ऐसे समाज सेवी जो वाकई में समाज सेवी है, जिनका सपना जो है वो एक नेता बनने का नहीं है। क्योंकि कुछ लोग जो है वो नेता बनने के चक्कर में बहुत जल्दबाजी में उनको लगता है कि अगर 4-5 हजार 10,000 लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो कोई पार्टी उनको टिकट दे देगी, आपको उनको साइडलाइन करना पड़ेगा। तो मुद्दा जो है वो बहुत बड़ा है, और इस मुद्दे से सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित है तो दलित समुदाय नहीं है। आने वाले समय में आप देखिएगा, यह समुदाय जो है वो आपके सर पर बैठकर तांडव करेगा। और इसका ताजा उदाहरण कोकरोच जनता पार्टी आपने देखा है। जो ये सारे नीले कबूतर है, जो आरक्षण जीवी है या आरक्षण की जो औलादे हैं, ये आपको जीने नहीं देगी, क्योंकि अब ये बाबा साहब अंबेडकर को भगवान समझ बैठी है। ये आपको जो है वो याद रखना पड़ेगा। ये भगवान राम को गाली देने वाले हैं, ये भगवान कृष्ण को गाली देने वाले हैं। आप इनसे जो है वो तमीज की उम्मीद नहीं कर सकते। तहजीब क्या होती है, इनको इससे कोई मतलब नहीं है। ये वो लोग हैं जो अपने आरक्षण के लिए रेल की पटरियां उखाड़ के और पटरियों के ऊपर बैठ जाए। और आप और हम कौन है? आप और हम वो पढ़े लिखे, जिसको हम कहें कि 80% और 90% वाले लोग हैं, जो देश हित का सोचते हैं, जो समाज का सोचते हैं, वो तमाम तरीके की बातों को सोचते हैं। क्योंकि ताजा उदाहरण कोकरोच जनता पार्टी में आप लड़कों को छोड़ दीजिए, लड़कियों की जो भाषा शैली थी, और आप सोचकर देखिए कि आपको और हमें जो है वो सुनकर शर्म आती है, लेकिन वो जिस तरीके से गालियां दे रही है, और उनको क्या पता नहीं है कि सोशल मीडिया पर ये वायरल होगी, उनके पेरेंट्स सुनेंगे तो वो क्या सोचेंगे। लेकिन वो दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप समझ सकते हैं उनकी मानसिक स्थिति क्या है। उनकी सोचने समझने की शक्ति उतनी नहीं है जितनी बाकी लोगों की है। उनको सिर्फ ब्रेन वॉश है, वो ब्रेन वॉश के हिसाब से चल रहे हैं, उसी हिसाब से वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फिर एक और जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सवाल यह भी है कि सरकार जो है वो ऐसे सुनती नहीं है, और ये वाकई में जो है वो सच्चाई है, और इस देश का दुर्भाग्य भी है कि सरकार जो है वो अच्छे लोगों की, टैलेंट की जो है वो सुनती नहीं है। और उसका नुकसान ये है कि जो टैलेंट है 80% 90% जो आरक्षण का शिकार है, वो देश छोड़कर जा रहा है। और इस देश में जो 35%, 40% और 45% वाले हैं, वो इस देश को चला रहे हैं। इसमें कहने में जो है वो कोई बुराई नहीं है। तो लड़ाई जो है वो बहुत लंबी है, और सबसे जो है वो निवेदन है कि इसको जल्दबाजी में ऐसा मुद्दा नहीं बनाएं कि जिस तरीके से कोकरोच जनता पार्टी ने सरकार को झुका दिया। मानते हैं कि सरकार झुक गई, लेकिन इस वक्त देश की जो परिस्थितियां हैं, उस हिसाब से मुझे जो लगता है कि सरकार का जो फैसला था वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको झुकना भी आना चाहिए। क्योंकि अगर स्थिति कंट्रोल से बाहर होती है तो फिर उसके परिणाम जो है वो आपको और हमें नहीं, सबको भुगतने पड़ते हैं। तो इसलिए मेरा जो सुझाव है वो इसमें यही है कि अपने जो है वो पर्सनल, जो आपका जो भी इंटरेस्ट है, उसको छोड़कर एक बार जो है वो बड़े लेवल पर सोचकर देखें कि इस मुद्दे के लिए हमें कितने टाइमलाइन तक काम करना है, किस तरीके का हमें डेटा कलेक्ट करना है, किन लोगों के साथ हमें जुड़ना है। समाज के कुछ ऐसे लोगों से हमें जुड़ना है जिनका प्रभाव हो। ऐसे लोगों से जो है वो साथ में जोड़ना पड़ेगा जो ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए हो। आंदोलन के नारे लगाने वाले लोगों को अभी जो है इसकी जरूरत मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं के बराबर है। इसलिए मैंने कहा है कि क्या आप जो है वो बहस के लिए तैयार है, क्योंकि हम सब लोग इसकी पहले से ही चर्चा कर रहे हैं, और हम सब लोग जो है वो बहस के लिए जो है वो तैयार है। बस इन सब लोगों को एक जगह आकर एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। और इससे भी बड़ी जो बात है, सबसे पहले है कि लोगों को इसके इफन बट, या आप कहें कि लोगों को जागरूक करें, इससे क्या नुकसान हो रहा है इस देश का, पहले उसके बारे में बताएं, और फिर उसके बाद में जो है वो इस मुद्दे पर आगे बढ़े। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।